हेलो एवरीवन। इससे पहले हम 1929 के कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ तक हमने चीज़ों को पढ़ा था। शुरुआत करते हैं वहीं से, एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हमें पता है 1929 को हुआ। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष की समय सीमा दी गई थी कि हमको डोमिनेट स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया तो वो सीमा समाप्त हो जाती है और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उसमें क्या था, 2 चीज़ें थी कि एक तो कहा कि डोमिनेट स्टेटस की मांग को रद्द कर दिया और किस मांग को रखा उन्होंने कि पूर्ण स्वराज की मांग हमें चाहिए। अब कांग्रेस को डोमिनेट स्टेटस नहीं चाहिए। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अलावा भारतीय विदेश नीति की घोषणा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी का संकल्प भी पारित किया गया। तो इसमें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय विदेश नीति को कब स्टार्ट किया गया, तो कब 1929 में। कब किया जाएगा भाई, जब नेहरू होंगे। नेहरू विदेश नीति को बहुत अच्छे से जानते थे, तो उन्हीं के समय में किया होगा जब वो प्रेसिडेंट बने होंगे। क्लियर हो गई चीज़ें आपकी। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है, क्योंकि जो लाहौर है वो किसके, रावी के तट पर स्थित होता है। इसके अलावा नेहरू ने अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण में कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। पूछा जाएगा कि ये किस ईयर में कहा था नेहरू जी ने, और इससे जो उनका जो कथन था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, उससे जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग था उसको बड़ी आपत्ति थी और बाद में उन्होंने गांधी जी इसका नेहरू जी का इस स्टेटमेंट का विरोध भी किया। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो एक चीज़ याद ये रखनी है कि पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के निर्णय कब लिया गया है, 2 जनवरी को, और किस तारीख को, 26 जनवरी 1930 को। और ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या स्वराज दिवस मनाएंगे, तो पूर्ण स्वराज दिवस। इसलिए 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत में इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस इसी वजह से तो हम मनाते हैं। ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन 1929 से प्रभावित होकर अब खान अब्दुल गफ्फर खान भी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो ये पूछेगा कि किस ईयर खान अब्दुल गफ्फर खान कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इन द ईयर ऑफ 1929, जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था। क्योंकि खान अब्दुल गफ्फर खान कहाँ के हैं, NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं। इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का भी अधिकार दे दिया जाता है। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की, जो गांधी जी ने इसके बारे में कुछ बोला है। गांधी जी ने कहा था कि बेहतर ये होगा कि सब लोग एक ही मिनट में एक ही साथ मनाएं, या फिर बेहतर ये भी होगा कि ड्रम सांस्कृतिक रूप से हमें अपना मनाना चाहिए, जैसे ड्रम्स की आवाज़ आए, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, चाहे वो स्पिनिंग की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम्स की बात हो, चाहे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात हो। और साथ में ये भी कहा था कि हम सब एक साथ मिलजुल कर मनाएं। और ये भी है कि भारतीय लोगों को, जैसे दुनिया के अन्य लोगों को ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहें और रहना चाहिए, वैसे ही भारतीय लोगों को भी अधिकार है। और अगर कोई भी इनके बीच में आता है, उनको अप्रेस करता है, तो फिर उन्हें ये भी अधिकार है कि वो सरकार वो सत्ता को बदल दें या फिर ख़त्म कर दें। तो गांधी जी ने बताया था कि कैसे हम अपना पूर्ण स्वराज मनाएं। ये चूँकि NCERT के पैराग्राफ में गिवन था, तो मैंने उसको यहाँ पर उठा के लिख दिया। 11 सूत्री मांगे आप रखी गई। 11 सूत्री मांगे ज़रा देखते हैं क्या है। गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी इस अधिवेशन के बाद, जो यंग इंडिया में प्रकाशित की गई थी। यंग इंडिया हमें पता है ना, चौरी चौरा कांड का स्टेटमेंट भी यंग इंडिया में दिया गया था। सैन्य खर्च व प्रशासनिक खर्चों में 50% की कटौती करी गई, क्योंकि करी जाए, ये उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय सैन्य खर्चा और प्रशासनिक जो खर्चे थे ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा थे, भारत का खजाना जो था वो खाली होता जा रहा था। और जो सैन्य खर्चे थे, ठीक है ना, वो ब्रिटिशर्स के जो इंटरेस्ट थे उनको सर्व कर रहे थे। इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा था, ना प्रशासनिक जो है वो तो अंग्रेजों के हितों की रक्षा कर रहा था। आगे सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, उसमें से भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु की रिहाई को दिमाग में रखते हुए सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात करी जा रही है। सभी ऑल भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति, क्योंकि जब से 1878 से जो वो आर्म्स एक्ट आया था लिटन के टाइम पे, तब से हथियार नहीं रख सकते थे। पूर्ण शराबबंदी पर नशीली वस्तुओं की बिक्री पर भी प्रतिबंध। ठीक है ना, पूर्ण शराबबंदी यानी कि बैन ऑन अल्कोहल, और जो भी नशीली वस्तुएं हैं उन पर बैन लगाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है मालवा से ओपीएम सप्लाई, ओपीएम मालवा में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, जिसको कि मुंबई के बंदरगाह से एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इसके अलावा रुपए का विनिमय दर 1 शीलिंग 4 पेंस के बराबर होना चाहिए, जो कि कितना था, 1 शीलिंग 6 पेंस के बराबर था। उसको 1 शीलिंग 4 पेंस के बराबर लाने की बात करी जा रही थी।
लगान में भी 50% की कटौती की बात करी जा रही है। नमक कर समाप्त हो और नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो, क्योंकि नमक कर लगा दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1926 में, आई थिंक 26 या 1923 में। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। तटीय यातायात का मतलब था कोस्टल शिपिंग, ठीक है ना, कोस्टल शिपिंग जो सिक्योरिटी है उसके बारे में विधेयक पास किया जाए। डाक आरक्षण विधेयक पास किया जाए, डाक में आरक्षण। सीआईडी पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, यानी कि मंत्रियों का, जो इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नियंत्रण हो, सरकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीआईडी सबके पीछे लग जाती थी और जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ करता था उनको उठा लेती थी। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएँ व विदेशी वस्त्र की आयात को नियंत्रित भी किया जाए, इम्पोर्ट ड्यूटी को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो इस प्रकार से ये 11 मांगे हैं। इनमें से किसानों की कौन सी मांग है ज़रा देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक लोगों की मांग देखेंगे, जैसे कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई, आर्थिक आत्मरक्षा के लिए ये कह सकते हैं हथियारों की बात है ना, ये भारत के समाज पर पूरा असर डाल रही थी, ये उनकी जो मांग थी। रुपए का विनिमय दर, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उनके लिए फ़ायदा का सौदा था। लगान किसानों के लिए था। नमक कर हर एक घर प्रभावित हो रहा था। तटीय यातायात भी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उनके लिए अच्छी बात थी। डाक आरक्षण की बात, सीआईडी और रक्षात्मक शुल्क यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी क्या कर रहे थे कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो आती है उनको नियंत्रित किया जाए, ठीक है। इसके अलावा इन मांगों को पूरा करने के लिए गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 का समय दिया, यानी कि ठीक 1 महीना का समय दिया कि अगर आप 1 महीने तक इन 11 सूत्री मांगे मान लो तो ठीक है, वरना नहीं। मांगे नहीं मानी जाती हैं तब इस संबंध में गांधी जी ने कथन कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होती हैं और अब समय है एक्शन का। फरवरी 1930 में कहाँ पे, साबरमती आश्रम, कहाँ पे, अहमदाबाद। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपती है, जब जनवरी की टाइमलाइन खत्म हो गई और उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं। अब यानी कि सवज्ञ यानी कि कांग्रेस की कार्यकारिणी ने कहा महात्मा गांधी से कि अब जब चाहें जैसे चाहें अपने तरीके से अब ये आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की यात्रा शुरू कर दी। याद रखना है तारीख कितनी है, 12 मार्च। गांधी जी साबरमती आश्रम जो कहाँ पे, अहमदाबाद से 78 अनुयायियों के साथ, कितने, 7-8 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर। अब ये जो समुद्र है दांडी मार्च कहाँ पर स्थित है, गुजरात, जिला नौसारी यात्रा स्टार्ट करते हैं। 78 अनुयायियों की सर्वाधिक जो संख्या थी गुजरात प्रांत से थी। अब सीधी सी बात है, चूंकि गांधी जी लोकल से लोग जाएंगे, राजपूताने राजस्थान से भी कई लोग थे, और इनके साथ में एक अमेरिकी पत्रकार थे, बेम मिलर, ठीक है। तो याद रखना कि बेम मिलर गांधी जी के साथ में कब थे, CDM सविनय अवज्ञा आंदोलन में थे, सविनय में थे, विनय में वे। दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय और जो लुई फिशर था, एक व्यक्ति और नाम होगा लुई फिशर, ये गांधी जी के साथ में था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक। दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय गांधी जी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यानी कि पूरे वर्ल्ड मीडिया से, वर्ल्ड लीडर से अपील भी कर रहे हैं। दांडी यात्रा के समय एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या साम्राज्य को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा, गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। तो जब भी आपको एग्जाम्पल लिखना हो इनडोमिटेबल बिल का, ठीक है ना, वैसे भी एक कथन है ना, दैट द रियल स्ट्रेंथ डूज नॉट लाई इन फिजिकल स्ट्रेंथ, इट लाइज इन इनडोमिटेबल विल। तो ये कथन गांधी जी का लिख सकते हो कि गांधी जी की इनडोमिटेबल विल ही थी कि जो उन्होंने दांडी मार्च इतना लंबा निकाला। इसके साथ में आप ये देखेंगे गांधी जी का एक अमेरिकन मैगजीन थी, अमेरिकन मैगजीन है ना टाइम, इसने भी गांधी जी की मजाक उड़ाई थी और ये कहा था कि ये स्पिंडली फ्रेम, ये मतलब दुबले पतले आदमी लिपू झन्ना से जो कपड़े पहन के रखे हैं, ठीक है। लिपू झन्ना मैंने इस्तेमाल किया है, जो सचिन वाला मीम था वहाँ से, इस वजह से। स्पाइडरी लॉइंस कहने का मतलब एकदम पतले कपड़े। ये व्यक्ति क्या ही मार्च करेगा और इतनी दूरी कैसे तय करेगा, ये तो अगले दिन ही गिर जाएगा। लेकिन गांधी जी ने प्रूव कर दिया और धीरे और जल्दी। तो टाइम मैगजीन अब तक गांधी जी की आलोचक थी, अब वो उनका फैन बन गई और कहते हैं कि इस संत ने तो कमाल कर दिया, इनकी फिजिकल हेल्थ ने तो कमाल कर दिया है। और उन्होंने बाद में कहते हैं कि उनको बोला संत है, स्टेट्समैन है, और कहा कि वो क्रिश्चियन कार्यों के द्वारा ही, क्रिश्चियन कार्यों के, यानी कि जो चीज़ें क्रिश्चियन रिलीजन में लिखी गई हैं उनको ही वेपन बनाकर वो क्रिश्चियंस की बिलीफ सिस्टम के समक्ष ही वो अपना विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जोना का मार्च है ना, इस वजह से। आगे देखते हैं। दांडी यात्रा अंत तक लड़ो और इस वाक्य के साथ प्रारंभ हुई थी। अब ये देखेंगे जरा, वासना में गांधी जी ने अपर कास्ट लोगों से कहा था, इफ़ यू आर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल्स। अगर आप स्वराज के लिए आए हैं तो आपको निश्चित तौर पे अनटचेबल्स की सेवा करनी चाहिए। आप ये मत भूलो कि सिर्फ सॉल्ट कप पे जो टैक्स है ये ख़त्म करने से हमें स्वराज मिल जाएगा। स्वराज के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी अछूतों के साथ में गलत हुए हैं
उनको सही करना है। स्वराज के लिए हिंदू मुस्लिम पारसी सिख सबको एक साथ आना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स टुवर्ड्स स्वराज। तो जब भी स्वराज की डेफिनेशन हम गांधी की लिखेंगे तो उसमें ये स्वराज का वर्णन हम कर सकते हैं कि अनटचेबल्स और कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे थे। 24 दिन में 385 किलोमीटर 240 मील की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यात्रा उन्होंने कितनी करी है, 24 दिन और 385 किलोमीटर, उसको मील में बात करेंगे 240 मील। नमक कानून तोड़ा कब, 6 अप्रैल। लेकिन गांधी जी पहुंच गए थे दांडी 5 अप्रैल को ही। 6 अप्रैल को उन्होंने क्यों तोड़ा, क्योंकि इसका एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि 6 अप्रैल को ही जब जलियांवाला हत्याकांड किया था तो ऑल इंडिया जो हड़ताल है स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल को। तो एक सिग्निफिकेंस है ये 6 अप्रैल की तारीख का, इस वजह से। लेकिन वो पहुंच तो गए थे 5 अप्रैल को, तो नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल में। तो 12 मार्च से 5 मार्च को वो ये पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा जाता है। तो ये तारीखें याद रखनी है। आगे साबरमती आश्रम छोड़ते समय गांधी जी ने प्रण लिया कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाता वे आश्रम नहीं लौटेंगे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की जो तुलना है वो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस मार्च तक किया था और मुसोलिनी की के रोम मार्च से तुलना की है। और साथ में दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस नदी को पार किया था, माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा ये बताई चुका हूँ कि गांधी 5 मार्च को पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया था, मतलब नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था। 6 अप्रैल को गांधी जी ने रोलर सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है। स्टेटमेंट में आ जाए कि 6 अप्रैल को ही क्यों तोड़ा उन्होंने, तो क्योंकि इसका रोलर सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था, इस वजह से। आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, नमक कानून का उल्लंघन करना है, शराब व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना है, भू राजस्व व करों की अदायगी पर रोक लगा दिया जाए। भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू और कर जो भी टैक्सेस दे रहे हैं उसको देना बंद कर दो। वकील प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। लोगों के द्वारा अदालतों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी समारोहों का भी बहिष्कार, जो आमतौर पर हमेशा गांधी आंदोलन में होते थे। सरकारी कर्मचारी अपने पद त्याग सकते हैं, लेकिन 1942 में उन्होंने ये बोल दिया कि सरकारी कर्मचारी अपना पद ना त्यागें, बाकी सब में कहा कि त्याग दो। हर घर में चरखा कातो व सूत बनाने की बात है। स्थानीय नेता गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में भी सहयोग दें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रोग्राम्स थे। आंदोलन का विस्तार कैसे, तमिलनाडु में सी राजा गोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट पर स्थित वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। अब किसने, देखो ये जरा समझते हैं। तमिलनाडु में कौन, सी राजा गोपालचारी, ये बाद में मतलब कांग्रेस के स्वतंत्र भारत के बाद वो भी बनेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तंजौर तट से स्थित जो तंजौर का तट है ना, वहाँ पे एक जगह है वेदारण्यम, वहाँ पे नमक यात्रा करी। इससे पहले राजा गोपालचारी ने 1925 में सलेम जिले में तिरुचेनगोड आश्रम में अपना मुख्यालय बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिरुचेनगोड आश्रम किसका मुख्यालय था, तो किसका, राजा गोपालचारी का। मालाबार में जो बायकम सत्याग्रह के हीरो थे के कलप्पन, बायकम सत्याग्रह इसका हुआ था 1924 में। तो के कलप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की थी। तो के केलप्पन ने कालीकट से। असम के सिलट से सत्याग्रहियों का एक दल बंगाल की नोखली के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ने आया। तो बंगाल का कौन सा इलाका, नोखली में नमक कानून तोड़ा गया। उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में भी नमक सत्याग्रह चलाया गया। 12 अप्रैल 1930 को आचार्य हरिहर दास उड़ीसा से ही थे के नेतृत्व में नमक सत्याग्रही बालासोर से इंचुडी नमक स्थान पर पहुंचते हैं और 14 अप्रैल 1930 को नमक वहां पे बनाया। तो पूछेगा कि इंचुडी में नमक बना रहा है किसके नेतृत्व में, आचार्य हरिहर दास। आचार्य हरिहर दास नमक सत्याग्रह और इससे पहले भी कई बार जेल गए थे और ये गांधी जी के बड़े अनुयायी हुआ करते थे। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की बात करेंगे, इनके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें खान अब्दुल गफ्फर खान लीड कर रहे थे आंदोलन को। और सीमांत गांधी के संगठन, उनका जो संगठन था खुदाई खिदमतगार या फिर इसी को कहते थे लाल कुर्ती, वो भी पूरी तरीके से एक्टिवेट थी इस आंदोलन में। अब समन्वय बख्श आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्हें बादशाह खान, वाचा खान और फखरे अफगान की उपाधि दी जाती है, कहा जाता है किनको, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान को। खुदाई खिदमतगार संगठन का गठन कब हुआ था, 1929 में किया किसने, और 1929 में ही ये कांग्रेस में जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें ये शामिल हुए थे। खुदाई खिदमतगार संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया कि जो पठान है वो राष्ट्र के लिए एक हो जाएं और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित करने का भी आह्वान करते हैं। गफ्फर खान को पख्तून पत्रिका, गफ्फर खान ने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था पख्तून, ये हमें पता है। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में पेशावर में 1930 में निहत्थे सिपाहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसने मना किया चंद्र सिंह ने, उन्होंने कहा, चंद्र सिंह ने कहा कि नहीं, हम निहत्थे लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। कहाँ पर, पेशावर में। पूछा जा सकता है कि किसने मना किया था, चंद्र सिंह गढ़वाली ने। पेशावर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि किस एरिया पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हवाई हमलों का सहारा लिया गया। द आंसर इज पेशावर। इसके अलावा पूर्वी भारत यानी कि बिहार में लोगों ने चौकीदार कर देने से मना कर दिया। तो बिहार में चौकीदार कर की मनाही हो गई। बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, सारण व भागलपुर जिलों में यह अत्यधिक सफल रहा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन किया, क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक या पर जो मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश, यहाँ पर जनरली ज़्यादा वन है ना, तो वन कानूनों का उल्लंघन यहाँ पर किया गया। असम में छात्रों ने कनिंघम परिपत्र के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसमें छात्रों के अभिभावकों को छात्रों के अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी पड़ती थी, तभी वो स्कूल में सम्मिलित हो सकते थे, अन्यथा उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। अब जैसे एक तो है कार्लयाइल सर्कुलर, ये किससे रिलेटेड है? ये है बंग भंग आंदोलन 1905-6 से। जबकि कनिंघम जो परिपत्र है, कनिंघम ये CDM से रिलेटेड है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। संयुक्त प्रांत में भी लगान अदा न करने का अभियान चलाया गया। संयुक्त प्रांत का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश का पार्ट। उत्तर प्रदेश में प्रभात फेरी निकाली जाती और इस दौरान देशभक्ति के गीत भी गाए जाते थे। बच्चों ने पूछ लिया जाता है कि बानर सेना और जो मांदरी सेना है किस में गठन हुआ था? CDM सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 13 वर्ष में नागा लड़की थी रानी गढ़नीलू ने भी नागा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, और बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है तो इसी में पूर्व उत्तर में नागाओं में एक व्यक्ति थे जदुनांग, इनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाता है। और जदुनांग को फांसी देने के बाद कौन? रानी गढ़नीलू ने मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन चलाया। तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ पे चला है? किस राज्य में? मणिपुर में। ठीक है, तो तरंग जब मणि होता है तो हमारे पास जिया में तरंग उठती है, और किसने चलाया? रानी गढ़नीलू। 15 मई गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको कहाँ पे रखा जाएगा? यरबदा जेल। यरबदा कहाँ पे है ये बताओ? यरबदा है महाराष्ट्र के रीजन में। ठीक है, और उसके बाद ये जो CDM जो आंदोलन लीड करेगा, यानी कि गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई है? 15 मई को। तो अब जो आगे का आंदोलन लीड करेगा वो है A तैयब जी। ठीक है ना। 21 मई 1930 को धरसाना गुजरात में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब व गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ताओं की एक भीड़ धरसाना के नमक कारखाने की तरफ चलती है, और वहाँ पर पुलिस उनको रोकने का काम करती है धरसाना में। इसी को कहा जाता है धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह। और यहाँ पर उनको निर्मम तरीके से पीटा जाता है, बहुत बुरी पिटाई होती है। ये धरसाना की जो घटना है वो कब है? धरसाना 21 मई को, ये तारीख याद रखना है। तो धरसाना की घटना है वो कब है? 21 मई की है। धरसाना कारखाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के समय गांधी जी यरबदा जेल में थे। सीधी सी बात है, पहले बता दिया ना, यरबदा जेल में चले गए थे। अमेरिका के अखबार जो था न्यू फ्रीमैन, इन्होंने इनके जो पत्रकार थे वेब मिलर, ये भी पूछ सकता है कि वेब मिलर किसके पत्रकार थे? तो न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे, न्यू फ्रीमैन के लिए। धरसाना की बर्बरता का आंखों देखा वर्णन किया और कहा कि धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जितनी निर्मम हत्या से अंग्रेजों ने भारतीयों की पिटाई करी। अमेरिका पत्रकार वेब मिलर ने को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। नूनिया और मलंगी जातियां नमक और सोरा उत्पादन से संबंधित थीं। ठीक है, तो कौन कौन सी जातियां? नूनिया और मलंगी। किस चीज़ का उत्पादन? नमक और सोरा का उत्पादन। नमक आंदोलन शुरू करने के कारण गांधी जी को मलंग बाबा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलंग बाबा उपाधि किसकी है? गांधी जी की। उपाधि दी क्यों गई है? क्योंकि मलंगी जनजातियां नमक से रिलेटेड है, तो इस वजह से इनको मलंगी बाबा कहा जाने लगा, मलंग बाबा। चिटगांव, पेशावर और सोलापुर, ये जो 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर गांधी जी के सविनय अवज्ञा के प्रभाव से बाहर थे। कौन कौन से? चिटगांव बंगाल में, पेशावर पाकिस्तान में, और सोलापुर याद रखना महाराष्ट्र में। तो CSP है ना, CSP जो है ये इनके उससे प्रभाव से बाहर थे। लेकिन यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे हिंसक घटनाएं हुई? तो चिटगांव, पेशावर और सोलापुर, CSP में। तो अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को CDM बोलूँगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सोलापुर में अंग्रेज संस्थानों को जलाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कहाँ पे? 16। अब आगे में 16 होता है तो यहाँ पर जला दिया गया। और यह आंदोलनकारियों ने प्रशासन अपने हाथों में लेकर एक प्रकार की समानांतर सरकार स्थापित की, जो शासक समानांतर और शासक सोलापुर। हालांकि समानांतर सरकारें हमने देखेंगे 1942 में, लेकिन यहाँ पर भी 1900 जो ये आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा का CDM, यहाँ पे भी समानांतर सरकार स्थापित की गई सोलापुर में। मजदूर किसान कांग्रेस के हाथ पांव है, यह नारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बम्बई में दिया गया, और इससे जो इंडस्ट्रियल क्लास था वो ज़्यादा नाराज़ हो गया कांग्रेस से। 15 मई 1930 को गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गांधी जी को यरबदा जेल में और जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद जेल में, इलाहाबाद में जो नैनी जेल है वहाँ पर रखा जाएगा। नेहरू को चौकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था 14 अप्रैल को ही। ठीक है, तो गांधी जी को नेहरू को पहले अरेस्ट किया गया था, गांधी को बाद में। गांधी को 15 मई में और नेहरू जी को 14 अप्रैल में। कहाँ से? चौकी रेलवे स्टेशन से। गांधी जी ने यरबदा जेल, कहाँ पे? पूना में। यरबदा जेल को क्या कहा है? मंदिर। तो यदा यदा ही धर्म से, जैसे गीता की कहानी हो गई ना, तो धर्म से रिलेटेड है।
सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया और सरकार ने 1934 तक अब इन पर बैन रहेगा। ठीक है, कांग्रेस पर बैन कब रहेगा? 1934 तक। जून 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, ये याद रखना है। किसने, कौन लीड करेगा? अब्बास तैयब जी। आंध्र प्रदेश में कोंडा वेंकटप्पैया ने सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किया था। आंध्र प्रदेश में तो देखो कोंडा वगैरह है ना, ये सब नाम आंध्र प्रदेश में है। बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? जमनालाल बजाज, एस.के. पाटिल, के.एफ. नारीमन और यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली है वही व्यक्ति जिसने साइमन गो बैक का नारा दिया था। और गांधी जी ने जब ये समझौता कर लिया था 1931 का, 5 मार्च 1931 का एरबन समझौता, तब यूसुफ मेहर अली ने गांधी जी की निंदा भी बड़ी जोर शोर से करी थी। सिंध में कौन है? स्वामी गोविंदानंद। सिंध में गोविंदानंद CDM के नेता थे। और किंतु सिंध में मुस्लिमों की अरुचि के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन कमजोर रहा। मुस्लिम्स ने ज़्यादा पार्टिसिपेट सिंध में नहीं किया, तो सिंध में सिर्फ गोविंदानंद। बैतूल में गोंड आदिवासी नेता गंजन कोरकू ने वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो गोंड जनजाति का कौन था? गंजन कोरकू। बुंदेलखंड में कर अदा न करने का आंदोलन डाकू मंगल सिंह ने चलाया था। ये UP GK के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता कि बुंदेलखंड में कर अदा न करने का आंदोलन डाकू कौन चलाएगा? डाकू मंगल सिंह। छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र में बूंगा माझी व सोमरा माझी, तो माझी वगैरह ये झारखंड वगैरह के एरिया में होते हैं, तो बूंगा माझी सोमरा माझी ने आंदोलन में भाग लिया था। आगरा में श्री कृष्ण पालीवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पालीवाल वगैरह। और रायबरेली में कालका प्रसाद ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूछा जा सकता है UP GK में, तो याद रखना, आगरा में श्री कृष्ण पालीवाल और रायबरेली में कालका प्रसाद। आचार्य विनोबा भावे भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर पहली बार गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, तो पहली बार आचार्य विनोबा भावे कब गिरफ्तार हुए? जब उन्होंने CDM में क्या लिया? पार्टिसिपेट किया तब। इसके अलावा गांधी जी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द महात्मा इन इंडियन पॉलिटिक्स 1928 से 1934 ये पुस्तक लिखी है जूडिथ मार्गरेट ब्राउन ने। तो जूडिथ मार्गरेट ब्राउन की पुस्तक है गांधी एंड सिविल डिसोबीडियंस द महात्मा इन इंडियन पॉलिटिक्स। आगे देखेंगे हम असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी क्या थी। तो महिलाओं व छात्रों ने विदेशी वस्तुओं की दुकानों में, शराब की दुकानों पर धरना दिया और प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखिए, ऑल इंडिया लेवल पर 1930 में व्यापक हिस्सेदारी इसमें महिलाओं की इस नमक वाले सत्याग्रह में हुई, क्योंकि नमक घर में सब्जी में डाला जाता है, तो महिलाएं भी बड़ी परेशान थी, ऐसे याद रख सकते हैं। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी, जवाहरलाल नेहरू की वाइफ है, कमला देवी अलग, ये कमला देवी नहीं है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सब महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। तो ऑल इंडिया एक पहला आंदोलन ऑल इंडिया लेवल पर जैसे महिलाओं ने भाग लिया, वो था ये वाला 1931 का नमक वाला। तो नमक महिलाओं से रिलेटेड कर सकते हैं ना, घर में सब्जी वगैरह डालने में, घर चलाने में। और अगर ये पूछा था कि महिलाओं ने पहली बार किस आंदोलन में भाग लिया, तो हम क्या बोलेंगे? 1905 का एंटी बंगाल मूवमेंट, एंटी डिवीजन जो बंगाल मूवमेंट था उसमें। ठीक है, लेकिन अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करेंगे तो ये CDM था। मुसलमानों की भागीदारी हमें पता है कम ही रही होगी, क्योंकि इससे पहले 1927 में जो साइमन कमीशन में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स रख ही दिए थे इससे पहले, तो है ना। और ये जिन्ना का जो दिल्ली प्रपोजल था वो मानने से वो भी रिजेक्ट हो गया था, इलेक्ट्रोड्स की सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वगैरह। तो इस वजह से मुस्लिम तो कैसे रहेंगे? फीकी उनकी भागीदारी रहती है। प्रथम मुस्लिम नेताओं द्वारा मुस्लिमों को आंदोलन से पृथक रहने की सलाह तथा दूसरा ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिकता की नीति, इस वजह से मुस्लिम से इस आंदोलन से दूर ही रहे। केवल उत्तर पश्चिमी सीमांत में, जहाँ पर ये जो आपके आगा खां थे, सीमांत गांधी जो थे वो एक्टिव थे, बस उसी में सीमांत प्रांत के लोगों ने सिर्फ बढ़ चढ़कर भाग लिया था, बाकी किसी ने नहीं। जैसे हमने अभी देखा था सिंध में, तो सिंध में सिर्फ गोविंदानंद पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने कुछ अनुयायियों के साथ में, बाकी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जामियती उलमा, मुसलमान राष्ट्रीय दल, खुदाई खिदमतगार NWFP में, असूल इस्लाम, ये ऐसे कुछ मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। इन मुस्लिम संगठनों के नाम याद रखना बहुत चैलेंजिंग काम है। क्या नाम है? जामियत उलमा, मुसलमान राष्ट्रीय, इसमें तो राष्ट्रीय लगा तो ये तो निभाएंगे, खुदाई खिदमतगार भी, और असूल इस्लाम यानी कि एहसान किया उन्होंने, ऐसे याद रखेंगे। किसानों व व्यापारिक वर्ग की व्यापक भागीदारी रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस समय आते आते तक किसानों की पावर 1928-28 तक अब बहुत पावर इंक्रीज हो गया था। जैसे वर्कर्स पीजेंट पार्टी बन गई थी ना 1928 में, ये नेशनल पार्टी बन गई थी, तो इस आंदोलन में ये सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हालांकि जो बुद्धिजीवी वर्ग था इसकी जो पार्टिसिपेशन था इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी, ये चीज़ हमने अभी तक डिस्कस किया। अब जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें जरा देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की सर्वप्रथम मांग स्वराजियों ने की थी। जो स्वराज वाले लोग थे, स्वराजियों ने कहा था
कि गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए, इस प्रकार से कोई एक सभा होनी चाहिए जहाँ पर हम अपनी बातों को डिस्कस करेंगे। 12 नवंबर, तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब से स्टार्ट हुआ है? 12 नवंबर से, ठीक है। कितने से? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1930, तो नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, लगभग 2 महीने चलेगा। कहाँ पे? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। और पहली बार ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बराबरी से सब लोग एक साथ बैठ के बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ये तो पता है क्यों, क्योंकि दिल्ली, उनका जो डोमिनेट स्टेटस की दर्जा की बात है वो इरविन ने मना कर दी थी, यानी कि जो दिल्ली मैनिफेस्टो है वो मना कर दिया था इरविन ने। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम ने किया व अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने करी। तो तीनों में जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो रैमजे मैकडोनाल्ड ही रहेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। इस समय लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय हुआ करते थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन कौन है? तेज बहादुर सप्रू, ये लिबरल फेडरेशन से हैं। ये श्रीनिवास शास्त्री, ठीक है ना, श्रीनिवास शास्त्री हमें पता है ये सर्विस सोसाइटी चलाते थे। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी सेक्शन, मोहम्मद अली, तो एक तो जिन्ना अलग है, मोहम्मद अली ब्रदर्स ये अलग हैं। डॉक्टर अंबेडकर, एम आर जयकर, ये हिंदू महासभा से थे। होमी मोदी, ये मतलब ये उद्योगपति। मुंजे, ये भी हिंदू महासभा से थे आई थिंक। आगा खां, चिंतामणि, फजल उल हक और ये सुंदर सिंह मजीठिया, ठीक है, सिख सुंदर सिंह मजीठिया। सम्मेलन में कुल कितने सदस्य रहे? 89। पहले सम्मेलन में कितने सदस्य हैं? 8 9, जिनमें 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के थे और 76 भारतीय थे, जिनमें 16 भारतीय रिश्तों के नरेश एवं उनके प्रतिनिधित्व थे। तो कहने का मतलब 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश थे, 76 भारतीय थे, 16 थे प्रिंसली स्टेट से। इनमें SBS मुंजू और MR जयकर हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे, ये मैंने आपको बताया अभी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सिखों के प्रतिनिधि कौन कर रहा था? सरदार उज्ज्वल सिंह, ये नाम याद रखना है, कौन? सरदार उज्ज्वल सिंह का। तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री इंडियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट के प्रतिनिधि हुआ करते थे। इंडियन लिबरेशन फ्रंट पता है ना, 1918 में किसने? सोनालाल बनर्जी ने स्टार्ट करी थी ना। भारतीय ईसाइयों की तरफ से KT पॉल प्रतिनिधि थे। तो यह पूछ सकता है, सरदारों का प्रतिनिधि उज्ज्वल सिंह, ये KT पॉल ईसाइयों के प्रतिनिधि थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के, ये छोड़ दो, हाँ ये देखते हैं थोड़ा इससे पहले। यद्यपि महिलाओं ने, ये ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन महिला थी जिसने गांधी जी को मना लिया था कि महिलाओं को भागीदारी होना चाहिए? तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को मना लिया था कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ अकेले मैन हिस्सेदारी ना करें, यानी कि महिलाओं की भी हिस्सेदारी हो। कमला देवी वाज हरसेल्फ वन ऑफ ह्यूमरस वुमेन हु कोटेड अरेस्टेड बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट और लिक्वर लॉस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि CDM के जो मूवमेंट हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह, इसमें गांधी जी को महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसने राजी किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। इसके अलावा जो प्रेस है केसरी बाल गंगाधर तिलक का, इंडल्ज्ड इन ऑफेंसिव लैंग्वेज एंड इन इट्स यूजुअल एटीट्यूड ऑफ ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड रोट, प्रेस ने लिखा था, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू टेस्ट द पावर ऑफ सत्याग्रह, यानी कि इसी आंदोलन नमक सत्याग्रह के टाइम पे कहा था कि यद्यपि सरकार सत्याग्रहियों का पावर को आंकना चाहती है, बोथ इट्स एक्शन एंड इनएक्शन विल कॉज इंजरी टू इट, चाहे वो कोई भी एक्शन लें या फिर कुछ ना लें, उन दोनों तरीके से ही लोग उनको सरकार की हानि होगी। इफ इट अरेस्ट गांधी, यदि वो गांधी को अरेस्ट करते हैं, इट विल इंकर द डिसकंटेंट ऑफ द नेशन, तो देश में क्या हो जाएगा? असंतोष की भावना फैल जाएगी, भड़क जाएगी। और अगर वो नहीं करते हैं, द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस विल गो ऑन स्प्रेडिंग, तो ये सिविल डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये बढ़ता जाएगा। देयरफॉर इसी वजह से दैट इफ द गवर्नमेंट पनिशेस मिस्टर गांधी द नेशन विल हैव वन अ विक्ट्री, यद्यपि सरकार गांधी को कोई भी पनिशमेंट देती है तो इससे देश का जीतेगा, और अगर उनको छोड़ देती है तब भी देश की बड़ी विक्ट्री होगी। दूसरे हाथ पर जो मॉडरेट न्यूज़पेपर हैं विविध वृत्त, याद रखना, विविध वृत्त ने लिखा था कि द फ्यूटिलिटी ऑफ द मूवमेंट एंड ओपाइंड दैट इट कुड नॉट अचीव द एंड इन व्यू। विविध वृत्त ने कहा था हो सकता है कि मतलब गांधी जी ने जो आंदोलन स्टार्ट किया हो सकता है अंत में वो अचीव ही न कर पाए। इट हाउएवर रिमाइंडेड द गवर्नमेंट दैट रिप्रेशन वुड डिफीट इट्स पर्पस, और साथ में इन्होंने सरकार को भी चेतावनी दी कि अगर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी गई तो फिर इसका जो मूल उद्देश्य है वो पाकर ही रहेंगे। तो ठीक है, तो दो न्यूज़पेपर हैं। तो केसरी एकदम सपोर्ट में है, एकदम रेडिकल भाषा का यूज़ कर रहा है, सरकार को खुला चैलेंज है कि तुम रोक सकते हो तो रोक लो, रोकोगे तब भी तुम लॉस में रहोगे, तब भी हमारी नेशन के लिए भला होगा, और अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये CDM और फैलेगा और तब भी भला ही होगा। जबकि विविध वृत्त जो मॉडरेट्स का न्यूज़पेपर है ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये अपना जो उद्देश्य है ये पूरा भी कर पाए या नहीं कर पाए। चलिए अब बैक आते हैं हम अपने
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 12 नवंबर से हुआ था, और इसमें कौन कौन शामिल थे, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दिस। अब गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से बिना शर्त रिहा किया गया। गांधी जी को जेल में रखा, अरेस्ट कब किया गया था ये मुझे बताओ। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, देख रहे हैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। 15 मई 1930 को इनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। अब इसमें मुख्य भूमिका गांधी जी को बाहर निकालने में, या जो गांधी इरविन समझौता आगे हो रहा है, इसमें मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं? तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। जयकर ये हिंदू महासभा से और तेज बहादुर सप्रू लिबरल फेडरेशन से। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता इनका करवा दिया गया। हालांकि जो इनके बीच में जो टॉक्स हैं वो 14 फरवरी से स्टार्ट होती हैं और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, याद रखिएगा। इसी को हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसलिए गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो जाती है। कांग्रेस इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को तैयार हो गई कि सम्मेलन में पेश किया जाने वाला जो संवैधानिक सुधार संघीय ये कहा है कि ठीक है हम ये आंदोलन बंद कर देंगे, और कांग्रेस कह रही है कि हम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन क्यों, उसमें किस किस की चर्चा होनी चाहिए, फोकस बिंदु क्या होने चाहिए, संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था हो, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन, भारत के इंटरेस्ट को देखते हुए प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस, विदेशी मामले और जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मामले हैं इनमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दिए गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिंसा का आरोप नहीं था। भगत सिंह वगैरह के ऊपर हिंसा का आरोप था कि इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या करी है। विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिलेगा। जो समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दे दी जाती है। आपातकालीन अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे और बाद जब्त की गई जो संपत्तियां हैं वो भी वापस दे दी जाएंगी। इसके अलावा कांग्रेस केवल ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, लेकिन विदेशी माल के बहिष्कार की स्वतंत्रता होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना स्टेटमेंट में दे देगा कि कांग्रेस ब्रिटिश की सरकार की वो करेगी अवहेलना, बाकी सबका स्वीकार करेगी। नहीं, कह रहे कि सिर्फ ब्रिटिश को छोड़ देंगे, बाकी सब विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। गांधी इरविन जब समझौते का सबसे जो मुखर विरोध है वो मेहर यूसुफ अली ने किया था, क्योंकि उन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था, और साइमन कमीशन की ही पटकथा है ये जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हो पा रहा है। गांधी इरविन समझौते को के.एम. जो मुंशी थे उन्होंने भारत का संवैधानिक इतिहास में इसको क्या कहा, एक युग परिवर्तन। तो युग परिवर्तन की घटना किसको कहा गया ये बताइए। युग परिवर्तन की घटना के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है गांधी इरविन पैक्ट को। गांधी इरविन को सरोजिनी नायडू जो पैक्ट हुआ था, सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो आत्मा कहा था, किसने, नायडू जी ने। और गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभ को एलन कैंपबेल जॉनसन जो थे उन्होंने इसको सांत्वना पुरस्कार कहा। कैंपबेल की पुस्तक है मिशन विद माउंटबेटन। तो कैंपबेल जॉनसन कह रहे हैं कि गांधी को तो सांत्वना रूप हमने कुछ ना कुछ पुरस्कार दे दिया, कि गांधी इतना ज़्यादा मशक्कत कर रहे थे ना सविनय विज्ञान आंदोलन में, इस वजह से उनको सांत्वना मिल गई। ये कथन किसका है, कैंपबेल जॉनसन का है। गांधी इरविन समझौता का प्रारूप किसने तैयार किया था, नाम है हर्बर्ट एमर्सन। ये नाम अच्छे से रट लो, नाम क्या है, हर्बर्ट एमर्सन ने हड़बड़ी में तैयार किया होगा, ऐसे याद रख सकते हैं तो कुछ याद रहता है। आगे हम देखेंगे कराची अधिवेशन होता है 1931। अब कराची अधिवेशन को एक इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बता रहा हूँ। 1885 से लेकर 1930 तक कांग्रेस ने जितने भी अधिवेशन किए हैं वो सब दिसंबर में होते थे। ये जो प्रथा है पहली बार कराची अधिवेशन में तोड़ी गई मार्च 1929 में। क्यों तोड़ी गई, क्योंकि मार्च में ही इरविन समझौता साइन हुआ है, तो इसी समझौते को अब वो क्या करेगी, कांग्रेस इसको मतलब अप्रूव करने के लिए मार्च में ही इसको अधिवेशन बुलाया गया। तो कराची का अधिवेशन होता है 1931 में, ठीक है। और इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, हमारे सरदार पटेल। गांधी इरविन समझौते में अब क्यों, अब देखो गांधी इरविन कराची अधिवेशन मार्च में क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि 23 मार्च है, यहाँ पर भगत सिंह सुखदेव को फांसी भी दी जा चुकी है। 23 मार्च को जब इन 3 वीरों को फांसी पर लटका दिया तो इसका तीव्र विरोध भी हुआ। केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, नाम था सर अब्दुल रहीम, नाम क्या देखो मुस्लिम है, सर अब्दुल रहीम, और स्वतंत्र दल के उपाध्यक्ष थे काबस्ती जहांगीर ने विरोध प्रकट किया, लेकिन क्या हो सकता था, कुछ भी नहीं। दुखी और क्षुब्ध जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भगत सिंह का सब हमारे और इंग्लैंड के बीच खड़ा रहेगा। वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा रुला देने वाला है कि 30 साल के व्यक्ति को इतनी बड़ी कांग्रेस मिलकर, गांधी जी इतने बड़े प्रणेता थे, इतने बड़े नेता थे, ये मिलकर नहीं बचा पाए। ये गांधी जी की विफलता नहीं है तो क्या है। गांधी जी का जब आप मूल्यांकन करेंगे इंडिविजुअल उनके एक्शंस के ऊपर, तो निश्चित तौर पर गांधी जी की विफलता है। और फिर गांधी जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ गांधी जी का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं, भाई खूब करो, मुझे कोई समस्या नहीं है,
बट मेरा ये है कि भाई 21 साल के लड़के अगर फांसी पर चढ़ रहे हैं, गांधी जी ने एक इतना बड़ा समझौता साइन कर लिया, तो एलन कैम्पेबल जहाँ पर ये कह रहे हैं, जो कैम्पेबल जॉनसन, एलन कैम्पेबल जो कहता है कि सांत्वना पुरस्कार, तो ये तो बहुत सही कह रहा है ना कि गांधी जी ने 1928 जो आंदोलन में इतना हाथ पैर मार रहे थे, सांत्वना मिल गई, गांधी जी शांत बैठ गए, तो फांसी नहीं बताया भाई, गांधी जी का फेलियर है भाई ये। बुरा लगता है जब लोग इस तरीके से डेथ होती है। इसके अलावा जब गांधी कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए, तो जो नौजवान सभा कौन, जहाँ पे भगत सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, इन्हीं के सदस्यों ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए और गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए। गांधी इरबन समझौते का 26 से 29 मार्च 1931 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें अनुमोदन किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कि बढ़िया बात है, बढ़िया गांधी जी करके आए हैं काम, बहुत बढ़िया किया है। गांधी इरबन समझौते के अनुमोदन का प्रस्ताव कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। गांधी को नेहरू सपोर्ट कर रहे थे और नेहरू को जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो प्रस्ताव है कौन रखेगा, इनके जो परम प्रिय शिष्य हैं जवाहरलाल नेहरू रखेंगे। इसकी रजिस्टर कौन कर रहे थे, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होता है, नेशनल इकोनॉमिक जो प्रोग्राम है, इसका भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लेकिन याद रखना कि जो राष्ट्रीय जो प्लानिंग की बात है, सबसे पहले इंडिया में सुभाष चंद्र बोस ने करी है, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने, ये हमेशा याद रखना है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के प्रस्तावों का प्रारूप किसने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। तो दोनों जो प्रारूप हैं इसमें सब जवाहरलाल नेहरू, 1931 के अधिवेशन में सारे इंपॉर्टेंट काम जवाहरलाल नेहरू ने किए, सारे प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए। कराची प्रस्ताव के कई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थान मिला है, ठीक है, जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसमें। कांग्रेस का कराची प्रस्ताव कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में भी निरंतर बरकरार रहता है। सीधी सी बात है, जो बेसिस, जो इनसाइट, जो विजन कांग्रेस ने इस अधिवेशन में देखा था, इस प्रपोजल्स में जिन बिंदुओं को रखा गया था, वही बिंदुओं को हमारे संविधान में भी रखा जाएगा। वो कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधी बात सतत जीवित रहेगा। वो भी काफ़ी हद तक सही भी है। गांधी की जो थ्योरी है, गांधी जी मर गए हैं, 78 साल होने को है, गांधी जी की फिलॉसफी अभी भी काम की है। कराची अधिवेशन 1931 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। कहा कि भाई सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पर गांधी जी की हर एक बात मान ली गई। क्यों? क्योंकि ये जब ये वाला जो अधिवेशन है, ये 5 मार्च 1931 का जो इरबन पैक्ट भी लोगों ने मान लिया। इतनी घटिया चीज़ भी अगर सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं और गांधी जी को अभी भी सम्मान मिल रहा है, तो भाई इनकी लोकप्रियता और सम्मान की तो पराकाष्ठा ही हो गई है। कोई इनका विरोध नहीं कर रहा है। वहाँ भगत सिंह मर गए हैं और कराची में ही आपने अधिवेशन हेल्ड कर दिया है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखो भाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सबसे इंपॉर्टेंट देखो है तारीख। पहला गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा द्वितीय गोलमेज, ये दोनों पहला तीसरा ना नवंबर में स्टार्ट हुआ था। होते तो ये नवंबर में ही थे, लेकिन दूसरा स्पेशल है तो ये सितंबर में स्टार्ट हो गया था, शायद 7 सितंबर को। इसी वजह से तारीख क्या रखना, तारीख पूछी जा चुकी है एक बार। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 दिसंबर तक चला है, 1 दिसंबर तक। गांधी जी पहुंच जाते हैं भाई। गांधी इरविन पैक्ट में उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम हिस्सा लेने आएंगे। किस जहाज से पहुंचते हैं? SS राजपूताना से लंदन के लिए रवाना हुए। और गांधी जी के जो सचिव थे, PA मान लो, महादेव देसाई भी इनके साथ में थे। महादेव देसाई ने इनकी जो पुस्तक लिखी है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गांधी जी ने तो लिखी थी इसमें गुजराती में, इसी का अनुवाद किया था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का महादेव देसाई ने। इसमें कुल 111 सदस्यों ने भाग लिया। पहले में कितने ने भाग लिया था? 89 में। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था नवंबर से लेकर 12 नवंबर से लेकर 13 जनवरी तक। दूसरा 7 सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक। टोटल कितने? 89 लोग। इसमें कितने? 111। नेल्सन फिगर 111। तीसरा भी देखेंगे अभी हम। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर भी गए थे। अंबेडकर तीनों सम्मेलनों में भाग लिया है। मोहम्मद इकबाल, नारा देने वाला, ठीक है, पाकिस्तान का जन्मदाता, मदन मोहन मालवीय, अली इमाम, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला, SK दत्ता ने भी भाग लिया। आगे अंबेडकर SS कांटोरासो नामक जहाज में सवार होकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना से, और अंबेडकर गए थे SS कांटोरासो से। इसके अलावा देखो, 2 व्यक्ति सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय कांग्रेस की तरफ से शामिल होने के लिए कोशिश तो कर रहे थे, कांग्रेस ने इनको मनोनीत भी किया था, किंतु ये किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो फिर कांग्रेस की तरफ से ये भाग नहीं ले पाए, तो दोनों ही गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गांधी जी के साथ में सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को भी कांग्रेस ने अपॉइंट किया था कि आप लोगों को भी जाना है,
कांग्रेस की तरफ से भागीदारी सुनिश्चित करनी है, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं जा पाए, तो फिर गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन दो लोगों ने गवर्नर जनरल की विशेष प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, तो सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। इसी वजह से गांधी से, अब देखो 3 लोग अपॉइंट हुए थे, लेकिन इसी वजह से गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले। लेकिन अगर कहा जाए कि सरोजिनी नायडू मदन मोहन मालवीय दोनों ही कांग्रेस के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट किया, तो डिफरेंस है ना। इन्हीं चीज़ों को हमें फोकस करके पढ़ना पड़ता है एग्जाम में कॉन्सेप्ट के लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बेगम शहबाज सुब्बारायन, ये 3 लोग जो महिला थी गई। कौन कौन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और ये याद रखो बेगम शहबाज सुब्बारायन। आली महिलाओं ने भाग लिया और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी किया था। ठीक है। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, अभी बताया। और यह सम्मेलन कहाँ पे, सेंट जेम्स पैलेस वगैरह में आयोजित होगा, लेकिन गांधी जी को हॉल में ठहरा दिया गया। किसमें, किंग्सले हॉल में। ऐसे याद रखेंगे कि सम्मेलन हुआ पैलेस में, गांधी जी को ठहराया किसी हॉल में पड़े रहे बेचारे गांधी जी। चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर, बहुत ब्रिटिश सरकार की गांधी को अपने बराबर का दर्जा देने की आलोचना की, क्योंकि सीधी सी बात है, अब कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गांधी कर रहे हैं, तो भारत का पूरा प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं इस समय, गांधी। तो गांधी समकक्ष होगा ना ब्रिटिश सरकार के। भाई 2 लोग बैठ के आपस में लीडर ही से बात करते हैं। तो चर्चिल ने क्या कहा है, देशद्रोही फकीर। भाई जब कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है तो उसकी चर्चा होती कि नहीं होती, तो चर्चिल ने कहा है गांधी को देशद्रोही फकीर। आगे देखते हैं। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से उतरते हुए गांधी जी को ब्रिटिश नागरिक कौन, फ्रैंक मॉरिस ने अर्धनंगा फकीर कहा है। तो अब देखो देशद्रोही, इसी वजह से मैंने कहा था चर्चिल ने, देशद्रोह की चर्चा होती है तो अर्धनंगा। तो भाई कोई व्यक्ति अगर नंगा है, नंगे आजकल लोग इतना घूम रहे हैं आधे आधे शॉर्ट्स कपड़े पहन के, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ भाई। मेलों को भी, मेल्स पार्ट्स को भी कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी पहन के कहीं भी पहुँच जाते हैं भाई। तो ये फ्रैंक मॉरिस, इतने फ्रैंक नहीं होना कि आप आधे नंगे होके घूमो। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। बर्किंघम पैलेस में सर सैमुअल होर, उस समय भारत का सचिव कौन था, ये नाम ही पूछ लेगा। भारत का सचिव उस समय भाई कौन था, सैमुअल होर ने 19 नवंबर 1931 को गांधी जी का परिचय सम्राट से करवाया है। कि भाई ये पीजीटी टाइप का एग्जाम होता है, उलूल जरूल टाइप के क्वेश्चन यही पूछते हैं कि किसने उनका परिचय करवाया, किसने उनका वो साक्षात्कार लिया, ये सब गांधी जी के बारे में माइनर डिटेल्स पूछ लेते हैं। एक में तो पूछ लिया गया था कि पता नहीं क्या, कि गांधी जी, अच्छा मैं आपको और जानकारी बता, गांधी जी भाई जब गए थे तो गांधी जी ने उसमें गिफ्ट में उनको ऑरेंज दिया था, वहाँ के जो चार्ल्स थे उनको, है ना, जो महाराजा थे। इसके अलावा गांधी जी एक तो अपनी बकरी लेकर भी गए थे कि हम अपनी बकरी का दूध पियेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने दोनों तक कराया, दूध तो अपनी बकरी का पिया, लेकिन उस बकरी ने चारा किसका खाया होगा। अब या तो गांधी जी साथ में चारा भी लेके गए होंगे, दूसरा कैसे कि गांधी जी ने कैसे दूध ही पिया होगा और कुछ भी सामान नहीं खाया होगा, और अगर वो खाया होगा तो वो खुद से खा। तो ये सब फालतू का चीज़ आयोगों को सोचना चाहिए कि बच्चों से आप चाह क्या रहे हैं, कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं, उरूल की चीज़ें चाह रहे हैं। ठीक है। तो सैमुअल होर भारत के सचिव थे, उन्होंने जो सचिव वगैरह होते हैं वही उनका क्या करवाएंगे, इंट्रोडक्शन सम्राट से। सम्राट ने जब गांधी जी से पूछा कि गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा, भाई वेल्स नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा हुई थी, तो गांधी जी ने हड़ताल का आयोजन करवा दिया था उस समय, जब NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, असहयोग आंदोलन। तो इसी संबंध में सम्राट ने गांधी जी से पूछा था कि गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया। तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। तो निश्चित तौर पर गांधी जी की इस एक्यूमन की एक इतना डिप्लोमेटिक आंसर देने की निश्चित तौर पर तारीफ होनी चाहिए, और सिविल सर्वेंट्स को इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि कैसे उत्तर देते हैं। जैसे कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उनसे हमें ये चीज़ें दिखती हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय वेलिंगटन भारत के वॉयसरॉय थे, तो वासे वॉयसरॉय, वासे वेलिंगटन। सैमुअल होर सचिव थे और रैमजे डोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। मैंने बताया तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही PM रहेगा। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, और गांधी जी ने इस मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन बाद में ये तो मिला था, कम्युनल पैक्ट मिला था ना। गोलमेज सम्मेलन के दौरान विदेशी पत्रकार कौन थे, चार्ल्स पैटरसन ने गांधी जी का साक्षात्कार लिया था। ठीक है ना, किसने, चार्ल्स पैटरास ने। तो पैटरास को रास आ गया था उनका इंटरव्यू, इस वजह से उनको इंटरव्यू लिया पैटरास ने। तृतीय गोलमेज के समय 1 दिसंबर 1931 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे डोनाल्ड ने सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के गठन की घोषणा की। ये सबसे बड़ा पॉइंट था भाई। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है NWFP, और जो सिंध का एरिया है इसका, एक मिनट रुकना जरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ है।
ये भाई एरिया देख लो, ये है आपका सिंध। ये हमेशा जन्नान है अपने जो 4 प्रपोजल दिए थे, 4 प्रपोजल 1927 को साइमन कमीशन के आने के टाइम पे, उसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई को सिंध से अलग करो, और इस सिंध को अलग करने की सिफारिश साइमन कमीशन ने भी करी थी। बात समझ में आ रहा? और NWFP को भी अलग करने की बात कर रहे थे जिन्ना। तो सीधी सी बात यह है कि इन्हीं ये सिंध और NWFP प्रोविंसेस की बात यहाँ पर मैकडोनाल्ड ने ये घोषणा कर दी 1 दिसंबर को कि ये सिंध और उत्तर पश्चिमी प्रांत को हम अलग करेंगे। बस बात इन दोनों की जो बात चल रही थी गांधी की, ये बात यहीं से टूट जाती। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये बनेगा कि 19 जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो बात है किस पे टूट गई है, सिंध और उत्तर पश्चिम प्रांत को की गठन की घोषणा को लेकर। क्योंकि सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के गठन की घोषणा की सीधी बात थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी जो एरियाज है वो आप अलग कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज खेल रहे थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर गतिरोध के कारण 1 दिसंबर 1931 को समाप्त कर दिया गया। दूसरे भाषा में सांप्रदायिकता ही तो है एक तरीके से, जब मुस्लिम मेजोरिटी को आप अलग कर रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन से लौटते हुए मुसोलिनी से गांधी जी मिले थे। मुसोलिनी कहाँ? इटली का था ना सर। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी ने वापस बम्बई वापस आए। कब आ गए? ये देखो 1 दिसंबर को खत्म हुई बातें, फिर वहाँ से आने में समय तो लगता ही। 28 दिसंबर को गांधी जी आ गए और कहा कि वे खाली होंठ लौटे हैं, पर जो ध्वज उन्हें सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया गया। ये बिल्कुल बात सही है गांधी जी की। अब आगे जरा देखते हैं। गांधी ने क्लेम किया उस सम्मेलन में, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दैट हिज पार्टी रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ इंडिया केम अंडर चैलेंज फ्रॉम 3 पार्टीज। जब गांधी जी चैलेंज करते हैं कि भाई उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो 3 पार्टियों ने उनका विरोध किया वहाँ पर। एक थी मुस्लिम लीग, जिन्होंने क्लेम किया कि हम मुस्लिम माइनॉरिटी को क्या करते हैं, लीड कर रहे हैं। दूसरा क्लेम किया गया प्रिंसेस के द्वारा, जो रजवाड़े थे उनके द्वारा। और तीसरा हु क्लेम दैट द कांग्रेस हैड नो स्टेक इन देयर टेरिटरीज, यानी कि प्रिंसेस ने, रजवाड़ों ने विरोध किया, मुस्लिम लीग ने विरोध किया, और तीसरा भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया। अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, ये गांधी जी सबका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये सब कास्ट हिंदूज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपर कास्ट जो स्वर्ण कास्ट का हिंदू है उनका। उन्होंने गांधी जी को से आर्ग्यू किया कांग्रेस डिड नॉट रियली रिप्रेजेंट द लोएस्ट कास्ट, की ये जो निचला तबका है उनका रिप्रेजेंट गांधी नहीं करते उनको। ब्लिंगटन ने लिखा है इट इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाज नॉट फॉर गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ब्लिंगटन का, कि अब ये कैसे याद रखेंगे। ब्लिंगटन का पहले कथन समझो। क्या ब्लिंगटन कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता अगर गांधी नहीं होते तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती। तो याद कह रहे हैं कि ये हमारी विल है कि गांधी नहीं होते। एट द बॉटम ऑफ एवरी मूव ही मेक्स विच ही ऑलवेज सेज इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। अंत में वो जो भी काम करते हैं ना, हर एक आप वो जो भी काम करते हैं अंत में वो यही कह देते हैं, या उसकी शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि ये तो भगवान ने रचा है, ये भगवान के द्वारा इंस्पायर्ड है। वन डिस्कवर्स द पॉलिटिकल मैन्यूवर। आई सी द अमेरिकन प्रेस इज सेइंग व्हाट ए वंडरफुल मैन इज। मैंने सुना कि अमेरिका की प्रेस, यानी कि जो टाइम मैगजीन ने इनकी तारीफ नहीं करी थी, तो कह रहे थे कि मैंने सुना कि अमेरिका की जो प्रेस है, टाइम मैगजीन, वो कह रहे हैं कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन वास्तविकता यही है कि वी लिव इन द माइडेस्ट ऑफ वेरी अनप्रैक्टिकल, मिस्टिकल एंड सुपरस्टिशियस फॉक हु लुक अपॉन गांधी एज समथिंग होली। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो बहुत अनप्रैक्टिकल हैं, मिस्टिकल हैं, सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी हैं, जो गांधी जी को हवाई यानी कि हुआ बना के उन्होंने रखा है, गांधी जी को चढ़ा के रखा है, गांधी जी को भगवान मान के चलते हैं। ये जो कथन है किसका है? ब्लिंगटन का है। चलिए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें। अब जब गांधी जी की बात सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं बनी, वे सिंध और NWFP को अलग करने की मांग कर रहे थे, गांधी जी वहाँ से चले आए, बात टूट गई, कम्युनल गतिरोध हो गया, वहाँ पे सांप्रदायिक गतिरोध हो गया, तो गांधी जी ने आके दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये दूसरा स्टार्ट कर दिया। वापस आने के बाद गांधी जी ने वायसराय विलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। उस समय वायसराय कौन था जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ? विलिंगटन। ये भी याद रखना। लॉर्ड विलिंगटन ने अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में लिखा कि अगर गांधी ना होते तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत थी। ये इसके बारे में पूरा दिया। अब ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है ना, ये भाई NCERT से मैंने उठाया है। गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने रद्द कर दिया और गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा करनी पड़ गई। ठीक है, 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया। तो कब किया करेगा? देखो दूसरा है, तो दूसरा आंदोलन 2 में 1932 में, और नए साल से 1 जनवरी से सरकार ने फिर से कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। अब ये 1930 से लेकर, इसी वजह से कहा जाता है 1930 से लेकर 1934 कांग्रेस बैन रहेगी। सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर कई अध्यादेश निकाले, इसी अध्यादेश शासन कहते हैं। तो अध्यादेश शासन कब सरकार को निकालना पड़ा? द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको शुरू होने के बाद अध्यादेश शासन क्रिम से लगाने को दे सकता है,
कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दे दे, कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर क्रम किसका आएगा, गांधी जी वापस आ गए, ठीक है ना। फिर गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को वापस आते हैं। 1 जनवरी 1932 को ये ओपन करते हैं। फिर देगा अध्यादेश शासन। तो पहले ये स्टार्ट करेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तब आएगा अध्यादेश शासन क्रम से, ठीक है। 1933 में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने गांधी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित कर दिया। किस किसने, सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने। विट्ठल भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि विट्ठल भाई पटेल तो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी थी। ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते हैं, अपना लेवल नहीं उठाते हैं, कुछ देर के लिए अफरा तफरी मचा देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कोई बात नहीं कर पाते। ये जनवरी 1934 में बिहार में आए भूकंप के अब 1934 में भूकंप आया, जिसमें गांधी जी ने कह दिया था इसी भूकंप को, कहाँ पे आया था, बिहार में, कि सवर्ण हिंदुओं के पापों की देवी ये दंड है। ये बहुत गलत बात थी और हिंदू इससे आहत भी हुए। इसी वजह से गांधी जी को कहा जाता है अपीजर ऑफ मुस्लिम, की गांधी जी ने कहा है कि मुस्लिम्स को अपीज करते थे। तो यही बात गोडसे ने कही थी जब उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया था ना। पटना में मई 1934 में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। तो फाइनली में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ वापस हुआ, कहाँ पे, पटना में। पट गई अब ये चीज़, तो पट गई, आपस में पट गई मई में 1934 में, ठीक है। जनवरी में ये भूकंप आया था। 25 जून 1934 को पूना में गांधी की कार पर बम फेंका गया। तो अब देखो, एक तो ये जो तारीख है ना, ये क्रम से याद करना है, ठीक है ना। तो इनका हमेशा ऑर्डर याद करना है। पहले क्या हुआ था, पहले क्या भूकंप कब आया, 1934 में, ठीक है, 34 जनवरी में। भूकंप के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। याद रखना कि भूकंप आ गया तो लोग हल गए होंगे उससे, ठीक है, शब्द हो गए होंगे, या जब भूकंप के जो स्टेटमेंट आया ये हिंदुओं वाला, तो हिंदू इनसे विरोध हो गए होंगे और हिंदुओं ने भी साथ देना छोड़ दिया। तो गांधी जी को मजबूरी में अभी ये बंद करना पड़ेगा। तो कहाँ पे किया, पटना पे। तो पट नहीं रही थी गांधी को और हिंदू उसकी। और इसके बाद जून एकदम गर्मी में गांधी जी कहाँ अपनी कार में बैठे होंगे और तब बम फेंका गया इनके ऊपर। तो बम पर हाँ हमला हुआ। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो गांधी जी ने कब, अक्टूबर में। अतरा गए थे महात्मा गांधी, अतरा का मतलब परेशान हो गए थे, अक्टूबर से उन्होंने संन्यास लिया और हरिजन उत्थान के कार्यक्रम में लग गए और रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिया, ठीक है। बंगाल के आईजी ने कहा कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को इस प्रकार से अज्ञानी एवं गंवार लोगों का सहयोग मिलेगा। ये किसने कहा है, ये बंगाल के जो आईजी थे उनका ये कथन है। अब बात करते हैं सांप्रदायिक पछाड़ यानी कि कम्युनल अवार्ड की 1932। हमें यह पता है भीमराव अम्बेडकर सरकार वहाँ से मैकडोनाल्ड से अपनी बातें करके तो आई थी और इसी का पुरस्कार अम्बेडकर ऐसे थे जो तीनों आंदोलनों में शामिल हुए थे। इसी बात का अवार्ड अम्बेडकर को मिला। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी कर दिया, घोषणा कर दी। कम्युनल अवार्ड का मतलब ये था कि अब तक 1909 से तो सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात कही गई थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किसके लिए थे, मुस्लिम्स के लिए थी, लेकिन अब दलितों के लिए भी लागू कर दी गई थी। केवल प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों तथा महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की सुविधा प्रदान की गई। सिर्फ केवल प्रांतीय विधानमंडल में करी गई थी, उसमें केंद्रीय में नहीं करी गई। एक तो चीज़ ये भी याद रखना है। तो हर प्रांत में कौन कौन किस के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, मुसलमान के लिए अलग है, सिख के लिए अलग, ईसाई, एंग्लो इंडियन और महिलाओं के लिए भी है, याद रखना, इसमें महिलाएं भी हैं। तो सीधी सी बात है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश खेल रही है। उत्तरी पश्चिमी प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए भी थे, लेकिन एक जगह पर महिलाएं पर बात थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत में नहीं था। गांधी जी ने दलित वर्ग को प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल दिए जाने के विरोध में गांधी जी से रुष्ट हो गए। बोले भाई, जब अम्बेडकर और गांधी जी का वार्तालाप होता है तो गांधी जी कहते हैं कि अगर तो आपको छुआछूत खत्म करनी है तो आप किसी व्यक्ति को एक ही प्लेट में खिलाओगे कि आप अलग अलग प्लेट कर दोगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से तो आपने 2 प्लेटें अलग अलग कर दी हो और इससे तो जो खाई है ना, ये और बढ़ती जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, सवर्ण हिंदुओं की और जो निचले तबके के लोग हैं। तो गांधी जी ने इसी वजह से यरबदा जेल जो थे, पूना कहाँ पे थे, यरबदा ना है ना, पूना, क्योंकि पूना में इनके बम, इस पे गाड़ी पे बम फेंका गया था, कहाँ पे, पूना में, ठीक है ना। तो यहीं पर उन्होंने 20 सितंबर 1932 को क्या किया, आमरण अनशन कर दिया अपना। कब हुआ था, 16 अगस्त को। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो 16 और 4, ठीक 4 दिन के बाद। या भूल भी जाए कि किस अगस्त सितंबर में, मतलब किस तारीख को अनशन स्टार्ट हुआ, तो देखो ये 2 आ रहा है, तो ऐसे याद रखना, 20 सितंबर पहला आमरण अनशन। तो पहला आमरण अनशन कब किया गांधी जी ने, बताइए। पूछेगा रोलर सत्याग्रह के टाइम पे, नहीं, तो वो पहला सत्याग्रह, पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह था। ये पहली हड़ताल थी रोलर के टाइम पे,
रोलर सत्याग्रह जो है वो पहली भूख हड़ताल थी। लेकिन पहला आमरण अनशन कब, ये आमरण अनशन किया है सांप्रदायिक पंचायत को लेकर कि सांप्रदायिकता के आधार पर हम नहीं बैठने देंगे, ये इसके लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। और अम्बेडकर ने इसे राजनीतिक धूर्तता कहा था। पूना समझौता होता है 26 सितंबर 1932 को। देखो अब ये तारीखें, यही ऑर्डर है। 16 अगस्त 1932, 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन और 26 सितंबर को समझौता। तो 26 को छींक दिया गया समझौता। क्या हो गया, मैं फिर से कैसे हूँ, 26 कैसे याद रखना है समझौता, 26 को है ना छींक दिया गया समझौता, 26 को छींक दिया है गांधी जी ने और अंबेडकर ने। पूना समझौता हुआ। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और ये कह दिया कि प्रांत सांप्रदायिक पंचायत में, देखो क्या कहा गया कि सांप्रदायिक पंचायत में सिर्फ प्रांतों के लिए सीटें थी ना आरक्षित, प्रांतों के लिए सिर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। तो उन्होंने क्या कह दिया कि हम आपको सांप्रदायिक 148 सीटें देंगे पूरे प्रोविंसेस में, पूरे प्रांतों में, प्रांतीय विधानसभाओं में 148 सीटें, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें रिजर्व थी। ठीक, 31 सीटें पृथक थी। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि केंद्रीय विधानमंडल में उनको कोई पृथक निर्वाचन होगा, इसका कोई प्रावधान कम्युनल पंचायत में नहीं किया गया था। लेकिन इसमें उन्होंने कह दिया कि 18% का रिजर्वेशन आपको सेंट्रल में भी दिया जाएगा। तभी अंबेडकर ने साइन किया। ये फायदे का सौदा था अंबेडकर को दलितों के लिए। ठीक है भाई, अपने सब भाई हैं, मैं किसी के साथ, लेकिन अब जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंड एनीवन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनल अवार्ड में सिर्फ प्रांतों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था दलितों को। वो भी कितनी सीट्स दी गई थी पृथक निर्वाचन के लिए, 71। लेकिन जो पूना समझौता हुआ ये दलितों के लिए फायदे का सौदा था। तो पूना समझौता में क्या कहा कि प्रांतों में 71 सीटों की जगह तो 148 सीटों में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और कम्युनल पंचायत में केंद्रों में कोई पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान नहीं था, लेकिन पूना समझौता में 18% सीटें दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई। दैट वाज अ गुड थिंग। पूना समझौता पैक्ट पर कुल 17 प्रमुख लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। इन प्रमुख व्यक्तियों में मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने गांधी की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। गांधी ने नहीं किए थे साइन, मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। और कौन कौन थे, अंबेडकर, सी राजा गोपालचारी, तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर। इन्हीं दोनों लोगों का इंपॉर्टेंट रोल था इस ये साइन कराने में। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये पूना पैक्ट साइन कराने में। इन्होंने गांधी अरविंद समझौता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आगे घनश्याम दास बिड़ला उद्योगपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। महात्मा गांधी ने स्वयं इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, गांधी की ओर से हस्ताक्षर मालवीय जी ने किए। इस समझौते से जो सी राजा गोपालचारी थे, गांधी जी के बड़े अनुयायी थे, बहुत इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि अंबेडकर से इन्होंने वो कलम भी गिफ्ट में मांग ली जिससे ये साइन किया गया था। उसको कह रहे थे कि इतिहास की धरोहर है। यार ये चापलूसी की भी हद होती है। कांग्रेस वालों का चापलूसी तब से चली आ रही है। भाई ऑफेंड मत हो ना, जो रियलिटी है वो स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, बीजेपी में भी हैं, समाजवादी पार्टी में, मायावती जी की पार्टी में तो पूछो मत, उनके तो चरण स्पर्श होते हैं डेली। डॉक्टर बी एस मुंजे ने अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया। अब जो मुंजे हैं ना, ये हिंदू महासभा के व्यक्ति हैं। उन्होंने अंबेडकर को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि उन्हें उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है, कि ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर मेहरबान है ना, इसी वजह से वो ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। क्योंकि अंबेडकर का एक ही काम है कि जो राष्ट्रीय लोग हैं ना, उनको दिक्कत करो, उनको कामना करने दो, इससे ब्रिटिशर्स उनके लिए गिफ्ट देते हैं। गांधी जी के द्वारा अस्पृश्यता निवारण के प्रयास किए गए। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता समाज करने के ली, क्योंकि अब गांधी जी को जो जोल्ट लगा था कम्युनल अवार्ड से, वो गांधी जी अब सदमे में थे कि करें तो अब क्या करें। सितंबर 1932 को गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ, तो कब सितम हुआ था ना, तो हरिजन सेवक संघ सितंबर 1932 में, ठीक है ना। अब जैसे संघ में ये घा बना तो दो ऐसे बन सकते हैं, तो 32 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करी। ठीक है, एंटी अनटचेबिलिटी लीग कब, सितंबर 1932 में। घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और अमृतलाल ठक्कर इसके प्रथम सचिव थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला, और अमृतलाल ठक्कर इसके प्रथम सचिव थे। 17 नवंबर, अब ये क्या हो गया, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक इसी समय तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई। ठीक है, नवंबर और सितंबर में उन्होंने हरिजन सेवक संघ स्टार्ट किया। अब जनवरी 1933 में गांधी जी ने जेल से हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, और किस भाषा में, इंग्लिश में। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था। ठीक है, कब, जनवरी से इन्होंने, यानी कि नए वर्ष से ये पत्रिका स्टार्ट हुई थी। 8 मई 1933 को गांधी जी ने जेल में ही अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 21 दिन का उपवास रखा। ठीक है, तो 8 मई को रखा उपवास। अस्पृश्यता 8,
अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 8, ठीक है, मई। तो गांधी जी ने कहा मैं अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए उपवास रखता हूँ, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो आज से अस्पृश्यता, आज से 8 मई। उनके गांधी जी ने क्या कहा होगा कि मैं उपवास रख रहा हूँ 21 दिन के लिए। आंदोलन को 12 सप्ताहों के लिए स्थगित कर दिया था इसी बीच में, ठीक है ना। और 1 अगस्त 1933 से गांधी जी ने फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। 1 अगस्त 1933 से व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था गांधी जी ने, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 अगस्त 1933 में। तो ये जो दिन तारीख है ये हमें आपको याद रखने पड़ेंगे। गांधी जी ने अस्पृश्यता छुआछूत के निवारण के लिए 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 तक 20,000 किलोमीटर हरिजन यात्रा मार्च वर्धा से शुरू किया था। किस एरिया से? वर्धा से शुरू किया था, मुंबई में। और इस यात्रा में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। जनवरी 1934 में गांधी जी ने बिहार तूफान को स्वर्ण हिंदुओं के पापों का देवीय फूल भी कहा था। ये भी हम देख के आए हैं। क्योंकि कोई मेरे सम्मुख यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। क्या कोई मेरे सम्मुख यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है? ये गांधी जी का कथन है। ये बात समझ में आ गया। तो इसमें अब हमें जो तारीखें याद रखनी है, सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ, नए वर्ष में इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो हमें पता है कब, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर में हुआ था। पहला जो था वो 12 नवंबर में हुआ था, ठीक है, 12 नवंबर को पहला, दूसरा हुआ था 2 सितंबर को, तीसरा हुआ 17 नवंबर को। 1930, 31 और 32, 1930, 1931, 1932 ये उनकी तारीखें हैं। 12 ये दूसरा वाला स्पेशल है क्योंकि सितंबर में हुआ, ये दोनों तो नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जैक्ट तारीख पूछना कि पहला 12, दूसरा ये तीसरा 13, 17, ठीक है। तो सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ, 17 नवंबर से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जनवरी 1933 में हरिजन सेवक संघ हरिजन पत्रिका वो निकाली। 8 मई, मैंने क्या बोला, 8 मई में उपवास हो रहा है, ठीक है, मई के महीने में मई हो रही है, उपवास हो रहा है जैसे अस्पृश्यता के विरुद्ध। तो आज से 8 और मई, मैंने गांधी जी ने कहा कि मैं उपवास रखूंगा किस दिन के लिए, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा सब ना इंडिविजुअल सत्याग्रह उनका कब स्टार्ट हुआ? इंडिविजुअल सत्याग्रह 1 अगस्त को, ठीक है, इंडिविजुअल CDM व्यक्तिगत CDM स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अगस्त 1933 को ही हो रहा है। इसके अलावा 7 नवंबर 1933 से अब उनकी हरिजन यात्रा कब स्टार्ट हुई है? हरिजन यात्रा स्टार्ट हुई है 7 नवंबर से। अब आपको ये कैसे याद रखना, जब गांधी जी ने यात्रा स्टार्ट करी होगी तो अंबर के नीचे है ना, अंबर, ये नव का मतलब भी क्या होता है? आसमान के नीचे करी हो गई। और किसी के कोई साथ हो या ना हो, गांधी जी ने ये कहा होगा, लेकिन मैं कोई साथ हो या ना हो, मैं अंबर के नीचे यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ 1933 में। और कब तक चलती? 29 जुलाई 1934 तक चली है, ठीक है। तो ये दिन तारीख हमें याद हो गई होंगी, मेरा बस एक तरीका है आपको याद करवाने का। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ लंदन में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 46 लोगों ने। तो अब हमने इससे पहले जो चीज़ यहाँ पर नोट करी थी, क्या वो हमें नोट नहीं कर लेनी चाहिए? ये कब हुआ है? ये 17 नवंबर में हुआ है और कितने 46 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ठीक है, पहले में 89 लोग, दूसरे में 111 लोग, तीसरे में सिर्फ 46 लोग। अब ये जो 46 लोगों ने इसमें सम्मेलन लिया, इस प्रकार रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे PM था और वाइसरॉय कौन था? कोई विलिंगटन था। इसी समय भीमराव अंबेडकर इस आंदोलन में भी भाग लेने गए थे, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। किस जहाज से? SS कॉन्टो रासो से गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना को सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि जिन्ना को इनवाइट नहीं किया गया था, उनको वंचित ही कर दिया, बैन ही कर दिया भाई। इसके अलावा 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। एक तो BR अम्बेडकर और दूसरा तेज बहादुर सप्रू, जो कि लिबरल फेडरेशन से थे। लिबरल फेडरेशन 1918 में निर्माण हुआ था, जिसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निर्माण किया था। वो भी क्यों किया था? जब अगस्त डिक्लेरेशन 1917 का आ गया था, तो अगस्त डिक्लेरेशन में कहा गया था कि भारत सरकार चाहती है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हम स्थापना करेंगे जल्दी। तो इसी अगस्त डिक्लेरेशन से ये शांत हो गए थे और उन्होंने फिर लिबरल फेडरेशन की जाके स्थापना कर दी थी, कांग्रेस से अलग हटकर, ठीक है। तो तेज बहादुर सप्रू को नाम याद रखना। ये इतना तेज थे कि तीनों में भाग लिया, ता से तेज और ता से तीनों में भाग लेने वाले कौन? तेज बहादुर सप्रू। ये आज के लिए इतना है, बाकी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।